देखो, हम जो है हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। पहली नगरीय सभ्यता आपको हड़प्पा सभ्यता दिखाई देगी, जो हमें खुदाई में मिलती है। कहाँ मिलती है? खुदाई में। लगभग 1500 साइट्स मिले हैं, 1500 स्थल मिले हैं जिसकी हम खुदाई करते हैं। हम नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है? जो इतिहासविद है, पुरातत्वविद है, वो। और वहां पे इमारतें बोलती हैं। कौन बोलता है? इमारतें, कि यहाँ पे कैसी चीजें रही होंगी। वहां के सामान बोलते हैं, जो जो सामान मिलेगा, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, चाहे चांदी का कुत्ता हो, चांदी का जो है कि और जो है चीजें हों वहां पे, चाहे काजल की स्याहियां हों, सलाइयां हों, लिपस्टिक के साक्ष्य हों, पशुपति शिव की मुहर हो, नर्तकी की मूर्ति हो, वो बताती है कि उस समय ये चीजें होंगी। लिपिवर्ण हो, लेकिन लिपिवर्ण को अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो वहां पे क्या बोलता है? वहां की इमारतें बोलती है। वहां पे क्या बोलता है? वहां के सामान बोलते हैं। वहां पे जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि इस समय ऐसी व्यवस्था रही होगी। अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्ट नहीं है चीजें, क्योंकि एग्जैक्ट क्या होगा? जब लिखी हुई चीजें होंगी तभी तो हम एग्जैक्ट बताएंगे कि ये चीजें होंगी, है। लेकिन वहां पे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, बस वही चीज एग्जैक्ट है जो एविडेंस हमें बताता है। भाई मिट्टी के बर्तन हैं तो ये एग्जैक्ट है कि हाँ भाई ये मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते हैं। वहां पे अगर अन्नागार मिला है तो ये बताएंगे कि हाँ यहाँ पे अनाज का स्टोर होता था। स्नानागार मिला है तो ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे जो है कि स्नान होता था। सीढ़ियां बनी है तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे उस स्विमिंग पूल में या स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग होता था। कुआं बना है तो हम मतलब बता सकते हैं कि कुएं से ही पानी यहाँ पे भरा जाता होगा। आवास मिले हैं तो आवास अगर छोटे हैं तो हम कहते हैं ये श्रमिकों के आवास हैं, अगर बड़े हैं तो किसके हैं? रईस लोगों के। वहां पे बंदरगाह मिला है तो हम कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो है व्यापार होता था, जैसे लोथल। वहां से अगर जो है कि दो फसलें एक साथ मिली हैं तो हम बता सकते हैं कि मिश्रित खेती के साक्ष्य हैं। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां, अंदाज मतलब शाब्दिक अर्थ ये है इसका। लेकिन वहां पे अगर आप देखेंगे कि जैसी वहां की भौगोलिक कंडीशन है वैसे ही वहां पे घर बनाए जा रहे हैं। भौगोलिक कंडीशन कैसी है? वहां पे गर्म है, गर्म जलवायु है, वहां पे रेतीला है, तो वहां पे घर किस तरह से बन रहे हैं? कच्ची ईंटों के। भाई वहां पे ईंट पकाने के लिए साधन नहीं है। आज की तरह रेलगाड़ी नहीं थी, आज की तरह से हवाई जहाज नहीं था, आज की तरह से और जो है पानी के जो जहाज है उस तरह से, तो कहां से लेकर आओगे वहां पे? तो इसलिए मकान किसके होते थे? कच्ची ईंटों के। लेकिन फर्श वगैरह में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि जो है कि भाई अगर फर्श पे जो है कि कच्ची पक्की ईंटें लगेंगी तो क्या है, साफ सफाई करने और बाल वगैरह बैठेगा तो आसानी से साफ किया जा सकता है। जो कुएं की दहलीज है उसको पक्की ईंटों से बनाया गया है। क्यों? ताकि जो है कि उसमें मिट्टी वगैरह जाए तो आसानी से उसको साफ करके जो ईंट वाला हिस्सा मतलब वो पट न जाए, पता चले कि कुएं को ढक के रखा गया है। तो बहुत ही सोच अच्छी गहरी सोच है, तभी तो हमारी नगरीय सभ्यता उस समय है। जी, आप देखोगे हमारी नगरीय सभ्यता, हम कहते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि आप बहुत पिछड़े हुए थे। आज से 4700 साल पहले, 4700 साल पहले, आज से वहां पे हमने नगरों का विकास किया। हम जो है कि नालियों को बना रहे हैं, सड़कों को बना रहे हैं ऐसा कि वो समकोण पे काट रही है। हमारी इंजीनियरिंग अच्छी है तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। ईंटों का जो है कि साइज एकदम फिक्स है, वही है ना। तो
लोग हमें कहते हैं आप पिछड़े हुए हो। उस समय चांदी के चम्मच, चांदी की कटोरी उस समय उपयोग करते थे, उस समय लिपस्टिक के साथ मिल रहे हैं, तो यानी प्रसाधन मंजूषा वगैरह मिल रहा है, यानी मेकअप बॉक्स, वो बता रहा है कि आप कितने आधुनिक थे, और लोग कहते हैं आप पिछड़े हुए थे। वही है ना, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे जहां रहा है दुश्मन, ऐसे कुछ पता करिए। फिर उसके बाद आप वैदिक काल में आओगे, वैदिक काल में आप आओगे, तो जब वैदिक काल में आप आओगे तो वहां से देखोगे इतिहास फिर एक क्रमिक रूप से, सिस्टमेटिक रूप से चलेगा, एक के बाद एक। वैदिक काल को भी दो भागों में आप बांट के देखोगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला है। फिर भी 15,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, सॉरी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। इतनी बड़ी सभ्यता बिना लोहे के, कुछ तो खासियत होगी। इसमें लोहा नहीं मिला बेटा, अभी तक लोहा का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लगभग 1000 BC के आसपास मिला है, उत्तर वैदिक काल में। और लोहा वो भी जो है कर्नाटक से जो है कि पता चला है कि सबसे प्राचीनतम कर्नाटक में है। और कर्नाटक से कैसे उत्तर भारत में आया, कर्नाटक क्या है दक्षिण भारत में, यह जो है रिसर्च का विषय है, देखा जाएगा। तो लोहा आएगा तो क्रांति आएगी, क्योंकि इसके पहले जब तक लोहा नहीं है, जब तक लोहा नहीं है तब तक क्या होगा कि आप धरती के सीने को चीर के ज्यादा फसल नहीं उगा सकते। और ये आपको उत्तर वैदिक काल में मिले। जब लोहा आएगा तो जीवन में अस्थायित्व आएगा, क्योंकि व्यापक पैमाने पे खेती होगी, और जब खेती होगी तो अस्थायी निवास होगा, और अस्थायी निवास होगा तो समाज में जटिलता आएगी। आप कभी जो है कि ट्राइबल्स जो जनजाति होते हैं उनका जीवन जो है कि जटिल होते हुए देखा है? उनका जीवन बहुत सरल होता है, हर चीज जो है बहुत सरल होती है, प्रकृति से जुड़े होते हैं। ऋग वैदिक काल के जो लोग हैं उनको आर्य कहा जाता है, और ये जो आर्य लोग हैं वो बड़े सिंपल है शुरुआत, बाद में जैसे जैसे जीवन में अस्थायित्व तो आएगा, जीवन क्या होगा, जटिल से जटिलतम होता जाएगा। और वर्तमान समय में हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं, और ये जो आधुनिक युग है क्या है, जटिलताओं का युग है। तमाम तरह के प्रतिबंध, तमाम तरह की चीजें, उस समय नहीं था, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, जीवन हमारा एकदम सरल था, सिंपल जीवन। कैसा जीवन था, सिंपल। लेकिन अब कैसा जीवन है, जटिल, और जटिल होगा, और जटिल होगा, जीवन में जटिलता बढ़ती जाएगी। जब आप यहां से देखोगे चीजों को ऋग वैदिक काल से, अभी हम जो है दिखाएंगे उसको, ऋग वैदिक काल, यहां पे जीवन एकदम सरल है, राजा आपके साथ उठ बैठ रहा है, राजा का कद बहुत बड़ा नहीं है, वो आप में से ही कोई है जिसको आपने मुखिया बना दिया। यहाँ पे जो गांव है वो कैसा है, ग्राम है, और ग्राम का मतलब यहाँ पे गांव नहीं है बल्कि क्या है, टोली है, कुछ लोगों का कबीला है, और एक कबीला यहाँ पे है, एक कबीला यहाँ पे है, एक कबीला यहाँ पे है, एक कबीला यहाँ पे, इस तरह से बहुत से कबीले, और वो कबीले वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में ही क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई। सारी अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है, हाँ आपके यहाँ बोला जाता होगा कबीला, यानी ट्राइब्स एरिया, ट्राइबल लोग। अर्थव्यवस्था कैसी है, पशुचारण, यानी पशुओं के ऊपर, खेती से परिचित हैं, लेकिन क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई है इसलिए पूरी तरह से वो किसके ऊपर डिपेंड है, अभी पशु, खेती उतना ही। तो पशुचारण अर्थव्यवस्था है, घुमंतु जीवन है, एक जगह से दूसरी जगह जो है आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ ये बढ़ेंगे। ग्राम है, ग्राम मतलब टोलियां,
और जो जब दो टोलियां आपस में लड़ती हैं, दो ग्राम आपस में लड़ते हैं, तो उसी को संग्राम कहते हैं। यहां पे सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक काल में कुल है। कुल मतलब परिवार। परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? कुलप कहलाता है। कई कुल मिला दिए जाएंगे, यानी एक परिवार ये मिला दिया, एक परिवार ये मिला दिया, एक परिवार ये मिला दिया, तो ग्राम बन जाएगा। और ग्राम का मतलब उस समय गांव नहीं, कई परिवारों की टोली। ठीक है, ग्राम हो गया। और कई ग्रामों को मिला देंगे, एक ग्राम ये, यानी एक ग्राम की टोली, मतलब एक इसकी टोली। फिर उसके बाद जो है दूसरा ग्राम, तीसरा ग्राम, तो वो क्या बन जाएगा? 20। 20 का मतलब थोड़ी सी बड़ी इकाई राजनीतिक रूप से देखा जाए। फिर उसके बाद कई 20 मिल जाएंगे, तो वो जब बन जाएगा जन, और जन का मुखिया बनेगा राजन। यानी कई जो है टोलियां हैं, 100 200 टोली, 300 टोली, सबका मुखिया एक होगा राजन। और कौन बनेगा राजन? जो थोड़ा सा श्रेष्ठ होगा। लेकिन वहां पे राजा जैसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिंहासन पे बैठेगा, ये करेगा वो करेगा। वो आम लोगों के बीच का है, उसके ऊपर जनता का। अभी भी जो ट्राइब्स होते हैं, जो कबीलाई समाज है, वो जो है कि वहां पे जो मुखिया होता है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जो है कि पद है। कभी आपको मौका मिले मूवी देखने का, हीना मूवी देखिएगा, समझ में आएगा कैसे ट्राइब्स होते हैं। भारत में अभी बहुत सी जनजातियां हैं, उनके बारे में जाने। वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप क्रम के रूप में देखोगे किस तरह से राजनीतिक विकास होगा। उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद बन जाएगा। ऋग्वैदिक काल में क्या है? केवल जन है। और उत्तर वैदिक काल में जनपद आ जाएगा। यानी 1500 बीसी से लेके 900 बीसी तक हमें जो है कि जनपद दिखाई देगा। सॉरी, जन 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जन, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जनपद, और 600 बीसी में आपको महाजनपद दिखाई देंगे। 16 महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र, ये सब जो है बताते हैं, 16 महाजनपदों की चर्चा करते हैं। यानी जो है अब आर्य जो है कि बहुत बड़े एरिया में फैल चुके हैं। बहुत बड़े एरिया में आर्य फैल चुके हैं। एक जो है कि वहां पे महाजनपद है, एक यहाँ पे महाजनपद है, एक जो है कि और कहीं पे महाजनपद है। इस प्रकार से 16 महाजनपद भारत के जो नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 16 महाजनपद। और उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद का उदय होगा जो अन्य महाजनपदों को अपने कब्जे में ले लेगा। उसका नाम है मगध। और उस मगध साम्राज्य में आप देखेंगे तमाम तरह के वंश शासन करेंगे। हर्यक वंश है, नंद वंश है, नाग वंश है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर मौर्य वंश की नींव पड़ती है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महान शासक, जवानी जवान है वे। और उस पे भी उसको एक अच्छा गुरु मिल गया, चाणक्य। दोनों मिलके, वही है ना कि दो लोग अगर आपस में मिल जाएं, एक सहयोग करने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, एक लड़ने वाला, दुनिया को जीता जा सकता है। सिकंदर जवान, चंद्रगुप्त मौर्य जवान, बिंदुसार जवान, अशोक जवान, तभी तो अच्छा शासन कर रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जवान। ये जो जवानी शब्द है, जवानी शब्द का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। जवानी शब्द का मतलब क्या होता है? शक्ति। और सही दिशा में आपने इसको लगा दिया तो साम्राज्य बना दोगे। जैसे सिकंदर वहां से आया, मकदूनिया, मेसोडोनिया, वहां से चल के भारत को जीतने, पूरे विश्व को जीतने निकला।
यूनान। मैप देखो, पता चलेगा। हमेशा मैप अपने पास रखो, समझ में आएगा। नहीं, सिकंदर अलग है, सिकंदर लोदी अलग है बच्चे, यही तो आपको समझ बनानी है। सिकंदर 323 बीसी में भारत आता है और सिकंदर लोदी लोदी वंश का है। 1450 के बाद आपको दिखाई देगा, ईस्वी में वो भी। तो समझोगे जब तक आप लोग चीजों को, और आपको समझना पड़ेगा, चीजें बहुत टफ नहीं है। चीजें क्या है, प्रैक्टिस का विषय है। जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्शन। P इज इक्वल टू P। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, ये सूत्र याद कर लो। कोई भी एग्जाम करेक्ट करना है, एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, IAS PCS बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो फेल हो जाओ, और प्रैक्टिस करोगे दुनिया को जीत लोगे। P इज इक्वल टू P। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। और यही बात जो है वरदराज ने कहा था, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पे पड़त निशान। वरदराज ने तो यही कहा था। जब गुरु जी ने उसको भगा दिया, कहा कि भाई जो है तुम एक एक क्लास में जो है 3-3 बार फेल हो रहे हो, 4-4 बार फेल रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, जाओ अपने माँ बाप का हाथ बटाओ, कुछ काम करो। गुरुकुल में पढ़ता था, बेमन से जो है कि भाई चला, गुरु जी ने जाते हुए कुछ खाने पीने के दे दिया, सत्तू वगैरह। वो जा रहा है, कह रहा है गुरु जी ने भगा दिया मुझे, क्या करें। उसको लगता है सब उसको मंदबुद्धि कहते थे, उसको लगता था भाई मैं मंदबुद्धि हूं इसलिए गुरु जी ने भगा दिया। गया, पहले जो है कि गांव होते थे, आज की तरह जो है मोटरसाइकिल और जो है कि ये सब सवारियां नहीं थी। पैदल 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 जा रहा है घर की तरफ। रास्ते में पहले जो है कुएं वगैरह बने होते थे, कुएं से जो है पानी निकाल के लोग पीते थे, राहगीर वगैरह। वहीं बैठा हुआ है, कह रहा है गुरु जी ने कुछ खाने पीने को दिया है, खा लेते हैं, सत्तू है। खा रहा है सत्तू और कुएं की तरफ निहार रहा है। निहारते निहारते उसका दिमाग जो है कि देखता है कि ये जो पत्थर है, इतनी मोटी चट्टान कहीं से कटी हुई है। वो ध्यान करता है यार ऐसा क्यों है, ये रस्सी क्यों कटी हुई है, सॉरी ये पत्थर क्यों कटा हुआ, रस्सी तो कोमल होती है, कैसे काट दी। तो उसको पता चलता है यार ये रस्सी जो है कि बड़ी कोमल है, लेकिन बार बार इसी रास्ते से आ जा रही है, तो इतने मोटे पत्थर को काट दिया। उसका दिमाग जो है क्लिक करता है, दिमाग में ये बात कौंधती है बिजली की तरह, कहता है मुझे मेरी सफलता का सूत्र मिल गया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। जब ये रस्सी, कोमल सी रस्सी इतने मोटे पत्थर को काट सकती है, तो मैं अगर अभ्यास करूंगा तो क्यों नहीं मैं सफल हो सकता। जाता है गुरु जी के चरणों में गिर जाता है, गुरु जी एक मौका होते तो अब की पास होके दिखाऊंगा। गुरु जी कहते हैं भाई क्या बात होगी ऐसी, कहता है बस गुरु जी एक बात, मुझे सफलता का सूत्र पता चला। ठीक है ले लो। और वहीं पे मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करता है, बार बार एक ही चीज को बार बार पढ़ता है, क्यों नहीं समझ में आएगा। और फिर उसके बाद बहुत बड़ा विद्वान बनता है, और उस दोहे की रचना करते हैं वो, और कहते हैं करत करत अभ्यास पे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर। अगर आप ठान लेते हो, अगर आप ठान लेते हो तो जाहिर सी बात है आप परफेक्ट बनोगे ही। अगर मैं निरंतर अभ्यास करूंगा तो मैं विद्वान बन ही जाऊंगा। निरंतर अभ्यास करना। जब ये कोमल सी रस्सी उस पत्थर को काट सकती है, तो हम क्यों नहीं पढ़ के पास हो सकते। आईएएस कौन सी बड़ी चीज है भाई, सिलेबस दिया हुआ है, उन्हीं सिलेबस को तो अच्छे से तैयार करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स,
अच्छे से तैयार कर लो। इसी के बेस पे और सब्जेक्ट हैं थोड़े से, उसको तैयार कर लो, और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसी में से उसका सब जवाब दे दो। हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लिए, प्री में 20 से 22 क्वेश्चन हिस्ट्री का अच्छे से तैयार कर लिए, क्या 15-16 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे अच्छे से? पोल्ट्री आपने अच्छे से तैयार कर लिया, 15 क्वेश्चन पूछता है, 12-13 नहीं लगा पाओगे, लगा ले जाओ। ज्योग्राफी और इकोनॉमी अगर अच्छे से तैयार कर लिए, 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है प्री में, क्या 30 से 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे? साइंस पूछता है 15 क्वेश्चन के आसपास, 12-13 नहीं लगा पाओगे, लगा ले जाओ। करंट अफेयर्स पूछता है, कुछ जो है इन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स होता है, कुछ डायरेक्ट होता है, क्या उसमें से नहीं लगा पाओगे? लगा ले। बस प्रैक्टिस करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री निकल जाएगा। मेंस तो इससे इजी है, मेंस तो शब्दों का खेल है, जो जितने अच्छे शब्दों से खेल गया नंबर उतना अच्छा उसको मिलेगा। मेंस बहुत इजी है, टफ क्या है? प्री। और प्री को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ इन एनसीईआरटी को जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ते चलो, इन सब्जेक्ट्स को अपना तैयार करते चलो। 12 महीने दे दो मुझे, 12 महीने के बाद एक कुर्सी लेके बैठ जाना आईएएस की। इस कुर्सी से उस कुर्सी का सफर, बहुत सही बात कही बेटा आपने। आज की क्लास की कुर्सी है, कल जो है एक जिले की कुर्सी होगी जिसको आपको संभालना होगा। इस कुर्सी से उस कुर्सी का सफर देखो ना, इस समय जो है कि SKY स्काई सूर्य कुमार यादव हर जगह हर किसी के चर्चा का विषय है, 360 डिग्री पे खेल लेता है। कैसे? प्रैक्टिस से। बस प्रैक्टिस, जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस करो और बार बार प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं 1000 बार प्रैक्टिस करो, आप देखोगे वो चीज आपकी होती जाएगी। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना, हड़प्पा सभ्यता। समझ रहे हैं? वैदिक काल में आओगे तो उस समय का सामाजिक जीवन इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है सामाजिक जीवन, जीवन में जटिलता नहीं है। वहां ना जाति व्यवस्था है, ना धार्मिक व्यवस्था है। वहां धर्म मतलब क्या? प्रकृति से जुड़ा हुआ। आज की तरह नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। ये सब तो जो है क्या है, बाद में जो है आया है, और सबने अपने अपने हिसाब से अपनाया है और उसका उपयोग किया। धर्म अफीम की तरह काम करता है, लेकिन किसके लिए? आम लोगों के लिए। खास लोग तो बस इसका उपयोग करते हैं, फायदा उठाते हैं। समझना होगा चीजों।